हाँ, इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आप इसे पेज नंबर 8 पर देखेंगे टेक्स्ट बुक में, तो उसमें आपको सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ऊपर ही देखेंगे तो आपको 5 और 6 दो क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप थिंक्स अबाउट द टेक्स्ट देखेंगे तो पेज नंबर 7 पे लिखा है और उसका ये 6वां क्वेश्चन है। यानी कुल मिलाकर के आप पेज नंबर 8 पर आ जाएं और उस पर 6वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा ऊपर। वैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ भी लिखा है आपके लिए। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोध। तो दो प्रकार के विरोध हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। काइंड्स ऑफ माने किस्म का या प्रकार का। तो दो प्रकार के विरोध हैं इन द स्टोरी, कहानी में। किस किस के बीच में? एक तो बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, एक इसकी बात हो रही है, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, यानी ह्यूमन और नेचर के बीच में एक विरोध होता है कहानी में, और एक आदमियों के बीच का विरोध होता है। अगर आप लोगों ने स्टोरी को ठीक से समझा है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं, इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पोर्शन होता है वो आपकी स्टोरी होती है। तो जिन वीडियोज़ में मैं आपको स्टोरी को रीड कराता हूँ उनको बहुत अच्छे से समझा करिए और कहानी को ठीक तरीके से अपने दिमाग में बिठाइए, फिर आप किसी भी आंसर को बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पूछा है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, पहला क्या बताया गया? बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। तो प्रकृति और आदमी के बीच का संघर्ष यहाँ कहानी में कौन से पोर्शन में? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पहले जो लेंचो होता है वो उम्मीद करता है कि बहुत अच्छी बरसात होगी और उससे मुझे बहुत अच्छी फसल पैदा होगी, और जो फसल उत्पन्न होगी, जो फसल उगेगी, क्योंकि वो मेरी आमदनी का, वो मेरी अर्निंग का एकमात्र साधन है, तो इसलिए वो उम्मीद करता है कि मुझे बहुत अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन जो नेचर होती है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बरसात होती भी है, लेकिन धीमे धीमे वो वायलेंट होती जाती है। जो प्रकृति होती है वो एक तरीके से हिंसक होती जाती है। तेज बरसात होने लगती है, तूफान आ जाता है, ओले भी गिर जाते हैं, और उस तरीके से उसकी जो फसल पूर्ण रूपेण बर्बाद हो जाती है। तो यानी आदमी और प्रकृति के बीच का यहाँ संघर्ष दिखाया गया है। तो पहला तो आपसे यही पूछा है कि बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, और दूसरा आदमियों के बीच का संघर्ष। ये संघर्ष आपको स्टोरी में वहाँ देखने को मिलेगा कि जब वो भगवान के लिए लेटर लिखता है और वो लेटर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ के पास जाता है, वो लोग उस लेटर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद लेंचो की मदद भी करते हैं। लेकिन लेंचो, यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन लेंचो को लगता है कि नहीं, क्योंकि उन पर केवल 70 पैसों की व्यवस्था हो पाई थी, तो उन्होंने उसके लिए 70 पैसों भेजा था लेंचो के लिए। लेंचो को ये लगता है कि जो उसके पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ ने ही चुराए। तो इस तरीके से ये दोनों प्रकार का जो विरोध है, आपको इनका वर्णन करना है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। दोनों आपको कन्फ्लिक्ट्स बता दिए कि एक तो ह्यूमन एंड नेचर के बीच में हुआ और एक ह्यूमंस के बीच में हुआ। अब आपको क्या बताना है कि हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनका किस तरीके से वर्णन किया जाता है। तो सबसे पहले, चूंकि यहाँ दो हैं तो अपन एक एक करके दोनों को देखेंगे। तो जो फर्स्ट कन्फ्लिक्ट है, जो पहला विरोध है, पहला जो संघर्ष है दोनों के बीच में, वो किसके बीच में? ह्यूमंस एंड नेचर। तो आप उसको बताएंगे कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, कि आदमी और प्रकृति के बीच का जो संघर्ष है, पहले आपने उसका वर्णन किया। फिर दूसरी बारी में हम इसी तरीके से जो ह्यूमंस देमसेल्फ, कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, आप उसका वर्णन कर देंगे। तो सबसे पहले आपने इसे किस तरीके से बताया कि द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड। इज इलस्ट्रेटेड आपको यहाँ समझना है कि ये किस तरीके से यूज किया गया है। इज प्लस V3, और इज प्लस V3 का मतलब क्या हो गया? पैसिव वॉइस। अब अगर आप देखते हैं, कुछ बातें यहाँ समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर आप डू और डज का पैसिव बनाते हैं तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि वो इज MR प्लस V3 में बनता है। इससे भी अच्छी बात यह है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो पैसिव वॉइस है वो B प्लस V3 में बनता है। तो डू और डज का जो बी फॉर्म है वो इज MR होता है, इसलिए इज MR प्लस V3 में बन गया। इज MR का जो बी फॉर्म है वो इज MR बीइंग होता है, तो इसलिए इज MR बीइंग में बन जाता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आना चाहिए कि अगर B प्लस V3 हमें मिलता है तो वो निश्चित रूप से पैसिव वॉइस है। अब अगर आप जब सेंस निकालते हैं, जब आप हिंदी करते हैं, तो वहाँ किस तरीके से देखा जाता है। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आप लोगों ने ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेशन में अगर आपने पढ़ा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप क्या पढ़ते हैं? ता है, ती है, ते है। ठीक।
अब जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसका मतलब जब AJMR प्लस V3 यूज करते हैं जैसे यहाँ किया गया है, तब आपको करना क्या होता है कि जो आप एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं केवल आप उसमें जार लगा दें। जैसे आपको एक्टिव वॉइस में जो कुछ भी मिलता है आप क्या करें, यानी अगर आपको ताहे तीये ते है, आपने किसी भी तरीके से अगर लर्न कर लिया है कि एक्टिव वॉइस को लास्ट में हम किस तरीके से पहचानते हैं कि जब हमें ताहे तीये ते मिल जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि अगर हमें जाता है जाती है जाते है मिलेगा तो वो पैसिव वॉइस हो जाए। आप इस सेंटेंस में देखिए, अगर आपने कहा कि मैं उसे पढ़ाता हूं, ठीक, और एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा कि उसे पढ़ाया जाता है। अब यहां आपको क्या समझना है कि अगर आप इस तरीके से समझते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जैसे आपने जब ट्रांसलेट करना सीखा होगा तो वहां आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरीके से पहचानेंगे कि ताए तीये ते। अगर आपने ऐसा सीखा है तो आप समझिए कि ये आपने एक्टिव वॉइस सीखा है। इसका मतलब जब आप पैसिव वॉइस सीख रहे हैं तब आप ये सीख लें कि जाता है जाती है जाते अगर हमें मिलता है तो वो पैसिव वॉइस हो जाए। या एक्टिव वॉइस की जो डेफिनेशन है या इसका जो वर्ड मीनिंग है कि ये कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जैसे आप जब आप ये कहते हैं कि मैं उसे पढ़ाता हूं तो इसमें जो जोर है वो हमारा मैं पर रहता है, उसे पर नहीं रहता। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे पढ़ाना आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, क्रिया हो गई, काम हो गया। इससे जब आप पूछेंगे कि कौन पढ़ाता है तो आपको उत्तर मिलेगा मैं। इससे जब आप पूछेंगे क्या पढ़ाता है तो आपको उत्तर नहीं मिल रहा कोई। जब आप इससे पूछेंगे कि किसे पढ़ाता है तब आपको उत्तर मिलेगा उसे। तो कौन पूछने से आपको हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट मिलता है, क्या पूछने से आपको हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है, और किसे पूछने से आपको हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या पूछने से जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो आपका वस्तुवाचक कर्म बोला जाता है। क्या पूछने से जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो आपका वस्तुवाचक कर्म होगा, जिसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट DOB कहते हैं। किसे पूछने से जो कर्म मिलेगा वो आपका व्यक्तिवाचक कर्म होगा, जिसे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब जैसे यहां देखिए कि मैं उसे पढ़ाता हूं, तो क्या पढ़ाता हूं ये नहीं पता, किसे पढ़ाता हूं उसे, तो इसका मतलब आपके पास व्यक्तिवाचक कर्म है, ठीक। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि मैं उसे पढ़ाता हूं तो इसमें हम मैं पर जोर दे रहे हैं ना कि उसे पर, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम जो ऑब्जेक्ट है हम उसको सेंटेंस का ड्राइवर बनाएंगे और उसी पर जोर देंगे। जैसे जब आप ये कहते हैं कि उसे पढ़ाया जाता है तो इसमें इस बात का महत्व नहीं है कि कौन पढ़ाता है, इस बात का महत्व है कि किसके लिए ये काम होता है। तो चाहे तो आप इस तरीके से देख लें जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो वर्ड मीनिंग है, जो इनके वर्ड के जो मीनिंग है, एक्टिव का मीन क्या है, पैसिव का, तो इस तरीके से भी समझ में आ सकता है। या आप ऐसे भी देख लें कि काम जिसके लिए किया जाता है, तो इस तरीके से देखते हैं इसका मतलब जाता है जाती है जाते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोगों ने देखा होगा, रहा है रही है रहे है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, जा रहा है जा रही है जा रहे। जैसे मैं उसे पढ़ा रहा हूं, इसकी जगह पर पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, उसे पढ़ाया जा रहा है। चुका है चुकी है चुके, अगर आपने एक्टिव वॉइस में देखा है तो आपको पैसिव वॉइस में जा चुका है जा चुकी है जा चुके हैं मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपको ता था ती थी ते थे होता है तो वो जाता था जाती थी जाते थे हो जाएगा। यानी जो एक्टिव वॉइस की आपकी पहचान है, आप उसी पहचान में पहले जा लगा दीजिए, वो पैसिव वॉइस की पहचान बन जाएगी। क्लियर। तो यहां देखिए जैसे ये कहा गया कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड, कि ह्यूमन और नेचर यानी आदमी और प्रकृति के बीच का जो संघर्ष है उसे वर्णित किया जाता है। इसकी हिंदी यहां आप क्या करेंगे, इज इलस्ट्रेटेड, इसका मतलब पैसिव वॉइस हो गया। तब आप हिंदी क्या करेंगे, इलस्ट्रेट का मतलब होता है वर्णन करना, व्याख्या करना, कि इसकी व्याख्या की जाती है, इसका वर्णन किया जाता है काई से, बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप। यानी जो ह्यूमन और नेचर के बीच का जो संघर्ष है उसका वर्णन हम किस उदाहरण से करते हैं, तो इसका वर्णन के लिए हम उदाहरण देते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो विनाश हुआ काय का, ऑफ लेंचोस क्रॉप, कि जो लेंचो की फसल का विनाश हुआ वो भी काय से, बाय द हेल स्टॉर्म। तो यानी लेंचो की फसल, तो लेंचो ह्यूमन हो गया, उसकी फसल का विनाश किसने किया, हेल स्टॉर्म यानी नेचर ने। तो इस तरीके से ये ह्यूमन और नेचर के बीच का कन्फ्लिक्ट हो गया।
तो बस आप आसानी से कह सकते हैं कि द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलिस्ट्रेटेड, कि इसका वर्णन किया जाता है इस तरीके से, थोड़े थोड़े जो ग्रामर के पॉइंट्स हैं उन्हें समझते चलिए जिससे आप भी लिख सकें कि इसका वर्णन किया जाता है। कैसे वर्णन किया जाता है? बाय द डिस्ट्रक्शन, के विनाश से, जो नष्ट हो गया उससे वर्णन किया जाता है। अब क्या नष्ट हुआ? लेंचोस क्रॉप, और किसके द्वारा नष्ट किया गया? बाय द हेल स्टॉर्म। तो जो लेंचो की फसल का विनाश किया गया हेल स्टॉर्म के द्वारा, तो उसके रूप में इसका वर्णन किया जाता है। तो अब देखिए ये कन्फ्लिक्ट हुआ किस तरीके से। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि एज लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग, सबसे पहले क्या था कि लेंचो तो उम्मीद कर रहा था, क्योंकि लेंचो उम्मीद कर रहा था काहे की? ए गुड रेन, एक अच्छी बरसात की वो उम्मीद कर रहा था। काहे के लिए? टू हैव, पाने के लिए। टू हैव, पाने के लिए क्या? गुड हार्वेस्ट। तो लेंचो तो सीधे सीधे उम्मीद कर रहा था कि एक अच्छी वर्षा होगी और जिससे मुझे अच्छी फसल मिलेगी। जैसे आप ये बताएंगे कि ये घटना किस तरीके से घटी, तो ये इस तरीके से घटी कि एज लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि लेंचो तो आशा कर रहा था काहे की? अ गुड रेन, एक अच्छी रेन की। और अच्छी रेन उसे क्यों चाहिए थी? टू हैव गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल पाने के लिए। और अच्छी फसल भी उसे क्यों चाहिए थी? एज, क्योंकि दैट वॉज द ओनली होप, क्योंकि वो एकमात्र आशा थी, ही हैड, जो वो रखता था, फॉर हिज अर्निंग, क्योंकि वो उसकी आमदनी की एकमात्र होप थी, वो उसकी आमदनी की एकमात्र उम्मीद थी, क्योंकि उसकी जो फसल थी वही उसकी आमदनी थी। तो ये घटना कुछ इस तरीके से घटी कि जब लेंचो उम्मीद कर रहा था एक अच्छी फसल की, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लेंचो तो क्या कर रहा था कि एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। तो आपने लिख दिया कि एज लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग, काय की उम्मीद कर रहा था? एक गुड रेन, काय के लिए उम्मीद कर रहा था? टू हैव अ गुड हार्वेस्ट। तो एक अच्छी फसल के लिए लेंचो एक अच्छी बरसात की उम्मीद कर रहा था। तो अच्छी फसल की उम्मीद क्यों कर रहा था? दैट वॉज द ओनली होप, क्योंकि वो एकमात्र होप थी, ही हैड, जो वो रखता था, फॉर हिज अर्निंग, अपनी अर्निंग के लिए। तो अपनी आमदनी के लिए जो उसके पास जो एकमात्र आशा थी, या जो उसका एकमात्र होप था, वो उसकी फसल थी। तो इस तरीके से आपने पूरी घटना को बता दिया कि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो किस तरीके से पैदा हुआ। तो ये कन्फ्लिक्ट, ये जो विरोध था वो वहां से पैदा हुआ क्योंकि लेंचो तो अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। तो इस घटना को आप इस तरीके से लिखेंगे, एज लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग, और काय की उम्मीद कर रहा था वो बता दीजिए, अ गुड रेन, और काय के लिए कर रहा था? टू हैव गुड हार्वेस्ट। तो अच्छी फसल के लिए वो इसकी उम्मीद कर रहा था। अब वो अच्छी फसल क्यों क्यों चाह रहा था? एज, क्योंकि दैट वॉज द ओनली होप, क्योंकि वो उसकी एकमात्र आशा थी, ही हैड, जो वो रखता था, फॉर हिज अर्निंग। लेकिन नेचर ने क्या कर दिया? अब ये जो उसकी अच्छी आशा थी, इस पूरी आशा पर नेचर ने पानी फेर दिया। बट नेचर टर्न्ड वायलेंट, लेकिन जो नेचर थी, जो प्रकृति थी, वो टर्न्ड वायलेंट, हिंसक हो गई। नेचर टर्न्ड वायलेंट यानी प्रकृति अचानक से बदल गई, और प्रकृति ने जो अपना उग्र रूप था वो धारण किया। और उग्र रूप, वायलेंट का मतलब यहाँ कैसे है कि अचानक से ओले गिरने लगे, अचानक से तूफान आ गया। तो इसके लिए यूज किया है कि नेचर टर्न्ड वायलेंट, कि जो नेचर है वो वायलेंट हो गई, एंड डेस्ट्रॉयड एवरीथिंग, और उसने सब कुछ खत्म कर दिया। तो कोई भी, जैसे यहाँ ये नहीं है कि आप लिखते समय कहीं कोई कंफ्यूजन हो, हाँ, लेकिन अगर स्टोरी आपके दिमाग में तो ही आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, कि दो प्रकार के कन्फ्लिक्ट है, उनमें से पहला उन्होंने बताया भी कि ह्यूमन एंड नेचर के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, दूसरा उन्होंने बताया कि आदमियों के बीच का भी कन्फ्लिक्ट है। तो आप दोनों को एक एक करके वर्णित कर दें। तो आप एक एक करके करेंगे तो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, कि ह्यूमन और नेचर के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, अब आप क्या कहेंगे कि ह्यूमन और नेचर के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो वर्णन किया जाता है विनाश से। तो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड काहे से? बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप, कि लेंचो की फसल की बर्बादी से इसका वर्णन किया जाता है। और वो भी काहे से? बाय द हेल स्टॉर्म, कि हेल स्टॉर्म के द्वारा जो लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया गया, इसका वर्णन उससे करते हैं। किस तरीके से इस वर्णन को करते हैं? तो आप एक एक करके घटना बता दीजिए कि किस तरीके से घटी। क्योंकि लेंचो तो अच्छी फसल के लिए अच्छी बरसात की उम्मीद कर रहा था। तो एज लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, तो अच्छी फसल के लिए वो उम्मीद कर रहा था। क्यों उम्मीद कर रहा था अच्छी फसल के लिए? एज दैट वॉज द ओनली होप ही हैड, जो वो रखता था काय के लिए? फॉर हिज अर्निंग, क्योंकि उसके पास वही एकमात्र साधन था अपनी कमाई का। अब ये तो लेंचो की उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद के विपरीत प्रकृति ने क्या कर दिया वो आप बता दें।
बट नेचर टर्न्ड वायलेंट, लेकिन प्रकृति ही क्या हुआ, हिंसक हो गई, एंड डेस्ट्रॉयड एवरीथिंग, कि प्रकृति हिंसक हो जाती है और सब कुछ बर्बाद कर देती है। क्लियर? हाँ, इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड कॉन्फ्लिक्ट है, और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था कि दूसरा विरोध किनके बीच में, ह्यूमंस देमसेल्व्स, तो उनके विरोध को आपको बताना है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, तो ह्यूमन और ह्यूमन के बीच का विरोध। लेकिन आपके दिमाग में जो स्टोरी में था वो होना चाहिए कि ह्यूमन और ह्यूमन के विरोध की बात अगर करते हैं तो इसका मतलब लेंचो और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उनके बीच में जो विरोध था, या उसको आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि अनदर कॉन्फ्लिक्ट इज इलस्ट्रेटेड, कि दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका वर्णन किया जाता है, और वर्णन किसके लिए, बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, कि जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है, जो दूसरा विरोध है, वो ह्यूमंस के बीच के विरोध का वर्णन किया जाता है। और ये कौन से टाइम पर होता है, तो एज जब द पोस्ट मास्टर, के एक तो पोस्ट मास्टर खुद, और दूसरा कौन, एलोंग विद हिज स्टाफ, के पोस्ट मास्टर अपने स्टाफ के साथ क्या करता है, सेंट, के पोस्ट मास्टर ने भेजा, पोस्ट मास्टर ने अपने स्टाफ मेंबर के साथ, अपने स्टाफ के साथ भेजा लेंचो को, क्या भेजा, मनी। अब यहाँ थोड़ा सा इसकी ग्रामर को समझिए, जैसे मैंने उसे एक पुस्तक दी, ठीक, आप क्या कह सकते हैं कि आई गेव, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब इसके बाद यहाँ देना आपका काम हो गया, इससे आपने पूछा क्या दिया, एक पुस्तक, किसे दी, उसे, तो ये दो आपके ऑब्जेक्ट हो गए। क्या के रूप में आपको एक वस्तु मिली, तो इसका मतलब ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे के रूप में आपको व्यक्ति मिला, इसका मतलब ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब आपने यहाँ सब्जेक्ट रख दिया, इसके बाद वर्ब रख दी। अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट जब आपके पास दो हैं तो आप दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। आप अगर ये चाहें कि मैं व्यक्तिवाचक को पहले रखूंगा तो आप उसे के लिए हिम रख देंगे, इसके बाद आप ए बुक को रख सकते हैं। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आई गेव सेम रहा, आप ए बुक को पहले रख दें, लेकिन तब आपको क्या करना होगा कि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी वस्तुवाचक कर्म के लिए टू लगाना होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आई गेव ए बुक टू हिम। ठीक, यही बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि पोस्ट मास्टर ने अपने स्टाफ के जो मेंबर्स थे उनके साथ, तो अलोंग विद हिज स्टाफ, अब क्या किया उसने, सेंट, भेजा। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो लेंचो रखना है और एक मनी रखना है। अगर आप व्यक्ति वाले को पहले रखते हैं तो टू नहीं लगाना पड़ेगा, और अगर आप मनी को पहले रखते हैं तो आपको लेंचो के लिए टू लगाना होता। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि द पोस्ट मास्टर अलोंग विद हिज स्टाफ सेंट मनी टू लेंचो, या ऐसे ही लिखा रहने दें कि सेंट लेंचो मनी, कि उसने लेंचो के लिए मनी भेजा। कौन सा मनी, कौन सा पैसा भेजा, दैट लेंचो डिमांडेड, कि उस पैसे को भेजा जिसको लेंचो ने मांगा, किससे, फ्रॉम गॉड, भगवान से। पोस्ट मास्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर लेंचो के लिए पैसा भेजा, और वो भी कब भेजा, ऑल्दो, यद्यपि, दे डिड नॉट नो लेंचो, कि ये पैसा भी तब भेजा जब वो लेंचो को जानते नहीं थे। ये पहली घटना हो गई। अब ये विरोध किस तरीके से हुआ, अब आपको वो बता देना। जैसे वहां भी आपने क्या बताया था कि पहले तो लेंचो ने क्या मांगा था, तो वो घटना बताई। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ बता देंगे कि ये विरोध कब का है, कि ये विरोध उस समय का है जब द पोस्ट मास्टर ने, और वो भी किसके साथ, अलोंग विद हिज स्टाफ, अपने स्टाफ के साथ, सेंट लेंचो मनी, लेंचो को पैसा भेजा, और वो पैसा भेजा दैट लेंचो डिमांडेड, कि जिस पैसों को लेंचो ने मांगा, फ्रॉम गॉड, भगवान से। और ये पैसा भी उन्होंने तब भेजा, ऑल्दो, यद्यपि, दे डिड नॉट नो लेंचो, कि वे लेंचो को जानते तक नहीं थे। अब लेंचो ने क्या किया, तो उन्होंने तो लेंचो के लिए पैसा भेजा, और लेंचो क्या करता है कि लेंचो ब्लेम्ड देम, लेंचो उन्हीं पे, तो ये इसका दूसरा पार्ट है, ये विरोध वाला पार्ट है कि लेंचो ब्लेम्ड देम, लेंचो ने उन पे आरोप लगाया, काहे के लिए, फॉर टेकिंग, लेने के लिए, सम अमाउंट ऑफ मनी, तो लेंचो ने कुछ पैसा लेने के लिए उन्हीं पे ब्लेम किया। तो ये विरोध हो गया कि लेंचो ब्लेम्ड देम, कि लेंचो ने उनको ब्लेम किया। काहे के लिए ब्लेम किया, फॉर टेकिंग अवे, ले जाने के लिए, सम अमाउंट ऑफ मनी, तो उन्होंने कुछ पैसा लेने के लिए उसको ब्लेम किया। और साथ में क्या कहा, ही कॉल्ड देम, यानी लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, तो लेंचो ने उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को क्या बोला, ए बंच ऑफ क्रुक,
ए बंच ऑफ क्रुक का मतलब बदमाशों का झुंड। तो इतनी मदद करने के बाद भी उसने उन्हें बंच ऑफ क्रुक बोला, बदमाशों का झुंड बोला। इसका मतलब सीधा सीधा विरोध क्या हो गया कि इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि मैन डज नॉट हैव फेथ, कि आदमी भरोसा नहीं करता है इन अदर मैन। ये विरोध हो गया कि कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी पर भरोसा नहीं करता है, जबकि गॉड को वो जानता तक नहीं है, तो उसने गॉड पर भरोसा किया, लेकिन आदमी आदमी पर भरोसा नहीं करता। तो स्टोरी आपके दिमाग में रहे उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो दोनों विरोध हैं, इनको अगर आपको ठीक से व्यक्त करना है तो पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पहले हमें वो घटना बतानी है, फिर विरोध को लिखना है। जैसे यहाँ भी आपको पहले घटना बतानी है कि उस समय की बात है, एज द पोस्ट मास्टर एलोंग विद हिज स्टाफ, कि जब पोस्ट मास्टर ने अपने स्टाफ मेंबर के साथ सेंट लेंचो मनी, लेंचो के लिए पैसा भेजा। और कौन सा पैसा भेजा? दैट लेंचो डिमांडेड, वो पैसा भेजा जो लेंचो ने मांगा फ्रॉम गॉड, भगवान से। और ये पैसा भी उन लोगों ने तब भेजा ऑल्दो दे डिड नॉट नो लेंचो, कि जब वो लेंचो को जानते तक नहीं थे। तो ये तो घटना है। अब इस घटना पर भी विरोध कैसे हुआ? कि इस घटना पर विरोध ऐसे हुआ कि जो पैसा आया था वो 70 पैसों आया था, तो लेंचो ब्लेम्ड दें, कि लेंचो ने उन पर आरोप लगाया फॉर टेकिंग अवे, लेने के लिए सम अमाउंट ऑफ मनी, कुछ पैसा उनके ऊपर ब्लेम कर दिया कि कुछ पैसा इन्होंने ले लिया। और केवल ब्लेम नहीं किया, ही कॉल्ड देम, उसने उनको क्या कह करके बुलाया? अ बंच ऑफ क्रूक, यानी एक बदमाशों का झुंड कर करके बुलाया। तो ये जो विरोध इस तरीके का हुआ, ये व्यक्त करता है दिस सोर्स, कि ये जो घटना इस तरीके की घटी, ये घटना व्यक्त करती है दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन, कि जो व्यक्ति होता है, जो आदमी होता है, जो मानव जाति होती है, वो डज नॉट हैव फेथ, उसका भरोसा नहीं होता है इन अदर मैन, किसी दूसरे व्यक्ति को। क्लियर?